वेलकम टू डेली ट्रू स्टोरीज, जहां हर दिन आपको मिलेगी एक नई सच्ची कहानी। कभी रहस्यमयी, कभी प्रेरणादायक और कभी दिल को छू जाने वाली। क्योंकि सच हमेशा कहानी से भी ज्यादा ताकतवर होता है। रोमियो और जूलियट की प्रेम कथा अध्याय 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोमियो और जूलियट अमर प्रेम कथा अध्याय 1। वेरोना का शहर और दुश्मनी की दीवारें। इटली के सुंदर और ऐतिहासिक शहर वेरोना की गलियों में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ये शहर अपनी खूबसूरती और रौनक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ की गलियाँ तंग थीं, लेकिन उनमें जीवन की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। बाजारों में व्यापारियों की आवाज़ें, चर्च की घंटियाँ और महलों के आंगनों में गूंजती हंसी इस शहर की पहचान थी। परंतु इस चमक दमक और शांति के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसने वेरोना के हर कोने को जकड़ रखा था। दो बड़े परिवारों की दुश्मनी, कैपुलेट और मॉन्टेग्यू। शहर के सबसे प्रभावशाली और धनी परिवार थे कैपुलेट और मॉन्टेग्यू। दोनों परिवार समान रूप से प्रतिष्ठित, प्रभावशाली और धनवान थे, लेकिन इन दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कोई यह भी नहीं जानता था कि इसका आरंभ कब और कैसे हुआ। शायद ये पीढ़ियों पुराना झगड़ा था जो अब तक एक परंपरा बन चुका था। कैपुलेट परिवार अपनी शान शौकत और उत्सव प्रियता के लिए जाना जाता था। उनका महल वेरोना के मध्य में स्थित था, जहां हर कुछ दिनों पर दावतें, नृत्य, संगीत और भव्य समारोह होते थे। वहीं दूसरी ओर मॉन्टेग्यू परिवार उतना ही प्रभावशाली होते हुए भी थोड़ा संयमी और गंभीर स्वभाव का था। वे अपने व्यापार और राजनीतिक प्रभाव पर अधिक ध्यान देते थे। दुश्मनी का आलम यह था कि अगर सड़क पर कैपुलेट और मॉन्टेग्यू परिवार का कोई सदस्य आमने सामने आ जाता तो तनाव तुरंत हवा में महसूस किया जा सकता था। कई बार यह छोटी छोटी तकरारें हिंसा में बदल जाती और तलवारें खींच जातीं। वेरोना की गलियां इस वैर भाव की गवाह बन चुकी थीं। वेरोना के लोग और राजकुमार एस्कलस। वेरोना के आम लोग इस झगड़े से तंग आ चुके थे। अक्सर जब भी कैपुलेट और मॉन्टेग्यू के नौजवान आपस में भिड़ जाते तो शहर की शांति भंग हो जाती, दुकानें बंद हो जाती और लोग अपने घरों में छिप जाते। शहर का शासक राजकुमार एस्कलस, प्रिंस एस्कैलस, कई बार दोनों परिवारों को चेतावनी दे चुका था कि अगर फिर से उनकी दुश्मनी सड़कों पर खून खराबा फैलाएगी तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि चेतावनियां भी बेअसर लगती थीं। रोमियो का परिचय। मॉन्टेग्यू परिवार में एक युवा था, रोमियो मॉन्टेग्यू। वह रूपवान था, उसकी आंखों में एक गहरी भावुकता और मन में एक बेचैनी हमेशा झलकती थी। रोमियो अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह शोर शराबा करने वाला नहीं था। वह अक्सर कविताओं, संगीत और प्रेम के सपनों में खोया रहता। हालांकि कहानी की शुरुआत में रोमियो किसी और लड़की, रोज़ालाइन के प्रेम में पागल था। वह रोज़ालाइन की सुंदरता का दीवाना था, लेकिन दुख की बात यह थी कि रोज़ालाइन ने प्रण लिया था कि वह कभी विवाह नहीं करेगी। रोमियो का मन उदासी और प्रेम विरह में डूबा रहता। उसके दोस्त बेनवोलियो और मर्क्यूटियो अक्सर उसे समझाते कि वह रोज़ालाइन को भूल जाए, लेकिन रोमियो अपने दिल की सुनता था और उसकी चाहत में तड़पता रहता। जूलियट का परिचय। दूसरी ओर कैपुलेट परिवार की बेटी थी जूलियट कैपुलेट। वह अभी सिर्फ 14 वर्ष की थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सौंदर्य अनुपम था। जूलियट एक आज्ञाकारी बेटी थी जिसने अब तक अपने जीवन के बारे में अधिक निर्णय स्वयं नहीं किए थे। उसके माता पिता लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट उसके भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। लॉर्ड कैपुलेट का मानना था कि जूलियट अभी विवाह के लिए बहुत छोटी है, जबकि लेडी कैपुलेट चाहती थी कि वह जल्द ही एक योग्य वर से विवाह कर ले। उस समय वेरोना का एक प्रतिष्ठित युवक काउंट पेरिस जूलियट से विवाह करना चाहता था। पेरिस सुंदर, धनी और प्रभावशाली था और कैपुलेट परिवार को ये रिश्ता बेहद पसंद था। जूलियट अभी तक प्रेम की गहराइयों को नहीं जानती थी। उसके जीवन का केंद्र परिवार, परंपराएं और भविष्य की उम्मीदें थीं। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। कैपुलेट का भव्य उत्सव। एक दिन की बात है, लॉर्ड कैपुलेट ने अपने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन करने का निश्चय किया।
वहां वेरोना के प्रतिष्ठित लोग, नृत्य, संगीत और शानदार भोज की तैयारी की गई। यह अवसर पेरिस और जूलियट को करीब लाने का भी था। उधर रोमियो अपने प्रेम विरह में डूबा हुआ था। उसके दोस्त, विशेषकर बेनवोलियो और मर्क्यूजियो, चाहते थे कि रोमियो थोड़ी देर के लिए रोजालाइन को भूलकर जीवन का आनंद ले। उन्होंने योजना बनाई कि वे कैपुलेट के महल में आयोजित उस भव्य उत्सव में गुप्त रूप से प्रवेश करेंगे। अगर तुम वहां जाओगे, बेनवोलियो ने कहा, तो तुम्हें समझ आएगा कि वेरोना में रोजालाइन से भी सुंदर महिलाएं हैं। मर्क्यूजियो ने हंसते हुए जोड़ा, और अगर नहीं, तो कम से कम मुफ्त का भोजन और नृत्य तो मिलेगा ही। रोमियो पहले तो झिझका, क्योंकि वह जानता था कि कैपुलेट परिवार उसका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों के आग्रह और अपने दिल की बेचैनी के कारण उसने हामी भर दी। नियति की प्रस्तावना। उधर जूलियट अनजाने में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात के लिए तैयार हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस उत्सव की चमक दमक के बीच वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर रोमियो भी इस अनजाने रास्ते पर बढ़ रहा था, जहां उसका सामना नियति से होने वाला था। दुश्मनी, परिवार, परंपरा और समाज की दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों न हों, लेकिन जब दो आत्माएं मिलने के लिए बनी हों, तो कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। उस रात वेरोना की हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी, मानो सितारे खुद इस मिलने की गवाही देने वाले हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक अध्याय 1 समाप्त। रोमियो और जूलियट की प्रेम कथा अध्याय 2। अध्याय 2, पहली मुलाकात, पहली धड़कन। कैपुलेट महल में उत्सव। वेरोना की उस रात कैपुलेट परिवार का महल रोशनी से जगमगा रहा था। आंगन से लेकर महल की ऊंची खिड़कियों तक रंग बिरंगी लालटेनें लटक रही थीं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों पर मधुर धुनें छेड़ रहे थे और नर्तकियां झूम झूम कर वातावरण को और भी मोहक बना रही थीं। हर तरफ हंसी, खुशी और उत्सव का रंग था। वेरोना के कई प्रतिष्ठित परिवार इस उत्सव में आमंत्रित थे। पेरिस, जो जूलियट का भावी वर बनना चाहता था, बड़ी ठाठ बात से आया था। लेडी कैपुलेट और लॉर्ड कैपुलेट उस पर विशेष ध्यान दे रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस रात जूलियट और पेरिस की नज़दीकियां बढ़ेंगी। लेकिन भाग्य की कलम कुछ और ही लिख रही थी। गुप्त मेहमान। महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप प्रवेश करते हुए 3 नौजवान उत्सव में शामिल हुए, रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूजियो। वे भव्य नकाब पहने हुए थे, ताकि कोई उनकी असलियत पहचान न सके। मर्क्यूजियो अपनी मजाकिया बातों से माहौल हल्का कर रहा था, जबकि बेनवोलियो सतर्क था कि कहीं कोई पहचान न ले। रोमियो, हालांकि, अंदर से उदास था। वह रोजालाइन के ख्यालों से घिरा हुआ था। आओ रोमियो, जिंदगी का मजा लो। मर्क्यूजियो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ संगीत है, नृत्य है, और शायद नई मोहब्बत भी। रोमियो ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कोई विशेष उत्साह नहीं था। वह मानता था कि उसका दिल रोजालाइन के सिवा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। पहली नज़र का जादू। रोमियो जैसे ही भीड़ में आगे बढ़ा, उसकी नज़र अचानक एक कोमल चेहरे पर पड़ी। वह थी जूलियट। जूलियट हल्के सुनहरे गाउन में सजी हुई थी, जिसके मोती जैसे सजावट उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। वह अपने दोस्तों के बीच हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में एक गहराई और सच्चाई थी, जो रोमियो के दिल में सीधा उतर गई। उस पर रोमियो को लगा कि उसने पहली बार सच में किसी को देखा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने मन ही मन सोचा। रोजालाइन का नाम, रोजालाइन की छवि, सब कुछ पल भर में मिट गया। रोमियो ने बेनवोलियो से धीमे स्वर में कहा, क्या धरती पर भी कभी इतनी सुंदर परी उतरी है? वह तो आकाश के तारों को भी मात दे रही है। बेनवोलियो ने जूलियट की ओर देखा और फिर मुस्कराकर रोमियो की तरफ झुका। लगता है तुम्हारा दिल सचमुच अब जाग रहा है। पहली बातचीत। रोमियो धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ जूलियट की ओर बढ़ा। जूलियट भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुकी थी। नकाब के बावजूद उसकी आंखों से झलकती मासूमियत और आकर्षण ने उसे बांध लिया था। जब दोनों आमने सामने आए, तो समय जैसे ठहर गया।
संगीत की धुनें, लोगों की आवाजें, चारों ओर का शोर, सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रोमियो ने झुककर जूलियट का हाथ थामा और धीरे से बोला, पवित्र तीर्थ की तरह ये हाथ है और मैं एक साधक हूँ। क्या आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं अपने होठों से इस पवित्र स्थान की पूजा कर सकूं? जूलियट ने शर्माते हुए उत्तर दिया, तीर्थ स्थान की शोभा उसकी पवित्रता से है। अगर तुम्हारे होंठ साधक हैं, तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, छूना नहीं। रोमियो मुस्कुराया और बोला, लेकिन क्या प्रार्थना का फल नहीं मिलता? अगर होंठ प्रार्थना करें और उनका फल न मिले, तो साधक अधूरा रह जाता है। जूलियट ने धीरे से कहा, तो साधक और तीर्थ दोनों को बराबर होना चाहिए, ताकि दोनों पवित्र बने रहें। ये कहते हुए जूलियट ने अपने होंठ हल्के से उसके होंठों के करीब किए, और अगले ही क्षण दोनों का पहला चुंबन हुआ। यह एक मासूम, कोमल और सच्चा चुंबन था, जिसमें दो आत्माएं पहली बार मिल रही थीं। अटूट बंधन। उस पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ लिया कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ अनकहा, जो शब्दों से परे है। लेकिन इसी बीच नर्स, जूलियट की देखभाल करने वाली दाई, ने आकर धीरे से जूलियट को याद दिलाया कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। जूलियट ने एक अंतिम नज़र रोमियो की ओर डाली और चली गई। रोमियो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी आत्मा उसके साथ चली गई हो। दुश्मनी का साया। रोमियो अभी उस स्वर्गिक अनुभव में खोया हुआ था कि तभी टायबाल्ट टिबल्ट, जूलियट का चचेरा भाई, ने उसे पहचान लिया। यह आवाज़ तो मॉन्टेग्यू की लग रही है। टायबाल्ट ने गुस्से से कहा, कैपुलेट के महल में हमारे दुश्मन ने कदम रखने की हिम्मत कैसे की? वह तुरंत तलवार खींचने ही वाला था कि लॉर्ड कैपुलेट ने उसे रोक दिया। आज उत्सव की रात है, कोई झगड़ा नहीं होगा, उसे रहने दो। टायबाल्ट ने अनिच्छा से तलवार वापस रखी, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि रोमियो को वह कभी माफ नहीं करेगा। सच्चाई का खुलासा। उधर जूलियट अपने कमरे में पहुंची और अपनी नर्स से रोमियो के बारे में पूछ बैठी। वह कौन था जो नकाब पहने मेरे साथ नाच रहा था? नर्स ने थोड़ी खोजबीन की और जब वापस आई तो बोली, ओह, ये तो मॉन्टेग्यू परिवार का बेटा है, रोमियो। जूलियट के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मेरा प्यार मेरे दुश्मन से? इसी तरह जब रोमियो ने भी अपने दोस्तों से सुना कि जूलियट कैपुलेट परिवार की बेटी है, तो वह स्तब्ध रह गया। ओह नियति, मेरा दिल, जो अभी अभी धड़कना शुरू हुआ था, उसी के लिए धड़का है जो मेरी दुश्मन है। लेकिन दिल ने तर्क की नहीं सुनी। दोनों जानते थे कि ये दुश्मनी, ये परिवारों की दीवारें, उनके प्रेम को रोक नहीं सकती। उस रात दोनों ने अपने अपने दिल में एक ही संकल्प लिया, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, हम एक दूसरे के हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक। अध्याय 2 समाप्त। रोमियो और जूलियट की प्रेम कथा। अध्याय 3, चांदनी रात का वादा और गुप्त विवाह। रात का सन्नाटा और बेचैन दिल। उस रात उत्सव के बाद रोमियो अपने घर लौटा तो उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। रोज़ालाइन की यादें अब पूरी तरह मिट चुकी थीं, और जूलियट की छवि उसके दिल में अमिट हो गई थी। वह दुश्मन परिवार की बेटी है, लेकिन क्या दिल इन दीवारों को जानता है? उसने खुद से पूछा। दूसरी ओर कैपुलेट महल में जूलियट भी अपने कमरे की खिड़की से आसमान को निहार रही थी। तारों के बीच उसे सिर्फ रोमियो का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका मन कह रहा था कि यही उसका सच्चा साथी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रोमियो का साहस। प्रेम ने रोमियो को निडर बना दिया। आधी रात को वह चुपचाप कैपुलेट महल की दीवारें लांघकर जूलियट के बगीचे में जा पहुंचा। वहां से ऊंची बालकनी दिख रही थी, जहां जूलियट अक्सर खड़ी होकर चांदनी का आनंद लेती थी। रोमियो पेड़ों की आड़ में खड़ा होकर उसकी एक झलक पाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जूलियट सचमुच बालकनी पर आ गई। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था और उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो रोमियो के दिल में थी। रोमियो ने उसे देखा और धीरे से बुदबुदाया, ओह, ये तो पूरब है और जूलियट तो मेरा सूरज है। जूलियट का मन की बात। जूलियट बालकनी पर अकेली थी और खुद से बातें कर रही थी।
रोमियो, रोमियो, तुम क्यों हो रोमियो? अगर तुम्हारा नाम मॉन्टेग्यू ना होता तो हमारी राहें कितनी आसान होती। नाम में क्या रखा है? अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारो तो भी उसकी खुशबू वैसे ही रहती है। रोमियो ने ये सब सुन लिया और वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाया। वह आगे बढ़ा और बोला, प्रिय जूलियट, अगर नाम ही बाधा है तो मैं आज से अपना नाम त्याग देता हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारा रोमियो हूँ। जूलियट चौंक गई, लेकिन रोमियो को देखकर उसका दिल धड़क उठा। तुम यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो? रोमियो ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम के पंखों ने मुझे यहाँ ला दिया है। दीवारें ऊंची हैं, खतरा बड़ा है, लेकिन अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। तुम्हारी एक नज़र मेरे लिए 1000 जिंदगियों के बराबर है। प्रेम का वादा। दोनों देर तक बातें करते रहे। जूलियट ने कहा कि उनका प्रेम पवित्र और सच्चा होना चाहिए। रोमियो ने कसम खाई कि वह उसे सदा प्यार करेगा, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो। उसने कहा, चांद की कसम खाता हूँ। लेकिन जूलियट ने तुरंत रोक दिया। नहीं, चांद बदलता रहता है। तुम अपनी कसम किसी अटल चीज पर खाओ। रोमियो ने मुस्कराकर कहा, तो मैं अपने दिल की कसम खाता हूँ, जो हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। जूलियट ने शर्माते हुए उत्तर दिया, अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो कल किसी पुजारी से हमारी शादी कर लो। रोमियो ने वादा किया कि वह अगले ही दिन फादर लॉरेंस से मिलेगा और गुप्त विवाह की व्यवस्था करेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से विदा लेते हुए बार बार कहा, अलविदा, लेकिन यह अलविदा बहुत मीठा है, क्योंकि इसके बाद मिलने की उम्मीद है। फादर लॉरेंस के पास। अगली सुबह रोमियो सीधा फादर लॉरेंस फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंचा। फादर लॉरेंस एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। रोमियो ने उनसे कहा, पिताजी, मुझे जूलियट से विवाह करना है। पहले तो फादर लॉरेंस चौंक गए। कल तक तुम रोजालाइन के लिए तड़प रहे थे, और अब जूलियट। बेटा, क्या ये सच्चा प्रेम है या बस एक और मोह? रोमियो ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह अलग है। ये प्रेम मेरी आत्मा से जुड़ा है। मैं उसकी बिना जी नहीं सकता। फादर लॉरेंस ने कुछ देर सोचा और बोले, अगर तुम्हारा प्रेम सचमुच सच्चा है तो मैं इस विवाह को आशीर्वाद दूंगा। शायद तुम्हारे मिलन से दोनों परिवारों की दुश्मनी भी समाप्त हो जाए। नस का संदेश। उधर जूलियट ने अपनी नस को भेजा ताकि वह रोमियो से मुलाकात करे और विवाह की योजना के बारे में पता लगाए। नस ने रोमियो से मिलकर संदेश लिया और जूलियट को बताया, आज दोपहर फादर लॉरेंस के चैपल में तुम्हारा और रोमियो का विवाह होगा। ये सुनकर जूलियट का चेहरा खिल उठा। उसके दिल में पहली बार ऐसा लगा कि उसका जीवन उसका अपना है। गुप्त विवाह की तैयारी। दोपहर के समय जूलियट चुपचाप महल से निकली और अपनी नस के साथ चैपल पहुंची। वहां पहले से रोमियो इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में उत्साह, घबराहट और प्रेम की गहराई झलक रही थी। फादर लॉरेंस ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, यह विवाह सिर्फ एक बंधन नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्माओं का मिलन है। अब से तुम दोनों एक हो। उस छोटे से चैपल में, बिना किसी शोर शराबे के, रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नई सुबह की उम्मीद। विवाह के बाद दोनों ने महसूस किया कि अब उनका जीवन बदल गया है। भले ही उनका प्रेम गुप्त था, लेकिन उनके दिलों में अब एक नई ताकत थी। उन्होंने सोचा, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन नियति की किताब में एक और ही मोड़ लिखा था। उनका ये प्रेम, जो अभी अभी शुरू हुआ था, बहुत जल्द वेरोना की सड़कों पर खून और आंसुओं की बारिश लाने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक। अध्याय 3 समाप्त। रोमियो और जूलियट, अमर प्रेम कथा। अध्याय 4, तलवारों की गूंज और निर्वासन का दर्द। टायबाल्ट का गुस्सा। कैपुलेट महल के उत्सव में रोमियो की मौजूदगी ने टायबाल्ट के दिल में आग लगा दी थी। उस रात भले ही लॉर्ड कैपुलेट ने उसे रोका था, लेकिन टायबाल्ट की आत्मा अपमान से जल रही थी। कैसे सहन करूं, उसने तलवार की मूठ दबाते हुए कहा, कि एक मॉन्टेग्यू हमारे घर की दहलीज पर आकर हमारी बेटी के करीब पहुंचे। ये बदला तो लेना ही होगा।
टायबाल्ट ने अपने साथियों से कसम खाई कि अगली बार जैसे ही रोमियो सामने आएगा वह उसे मौत के घाट उतार देगा। सड़क का माहौल। कुछ दिनों बाद वेरोना की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर रोमियो के दोस्त बेनवोलियो और मर्क्यूजियो खड़े बातें कर रहे थे। धूप तेज थी और गर्मी से चिढ़े हुए मर्क्यूजियो ने कहा, आज अगर कोई झगड़ा हुआ तो मेरी तलवार भी गर्मी की तरह भड़क उठेगी। बेनवोलियो ने उसे समझाने की कोशिश की। हम यहाँ से चलते हैं। टायबाल्ट और उसके साथी पास ही हैं। अगर हम उनसे भिड़ गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन तभी टायबाल्ट अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने सीधा मर्क्यूजियो और बेनवोलियो को देखा और बोला, मॉन्टेग्यू कहाँ है? मुझे रोमियो चाहिए, उससे बदला लेना है। रोमियो का आगमन। उसी वक्त रोमियो वहां आ गया। लेकिन अब वह पहले जैसा रोमियो नहीं था। वह अब जूलियट का पति था, कैपुलेट परिवार से जुड़ा हुआ। उसके दिल में प्रेम था, नफरत नहीं। टायबाल्ट ने उसे देखते ही तलवार खींच ली और कहा, तो आ गए दुश्मन, अब अपनी मौत का सामना करो। लेकिन रोमियो शांत स्वर में बोला, टायबाल्ट, तुम अब मेरे अपने हो, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। टायबाल्ट ये सुनकर और भड़क गया, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तलवार निकालो। रोमियो फिर भी पीछे हटता रहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार है, लेकिन वजह अभी नहीं बता सकता। मर्क्यूजियो की मौत। मर्क्यूजियो ये सब देख नहीं पाया। वह गुस्से से बोला, रोमियो, अगर तुम दुश्मन से नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। उसने तलवार निकाल ली और टायबाल्ट पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ इकट्ठा हो गई। रोमियो ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान टायबाल्ट ने मर्क्यूजियो को घातक वार कर दिया। मर्क्यूजियो जमीन पर गिर पड़ा। मरते हुए उसने कहा, तुम दोनों परिवारों पर अभिशाप हो, तुम्हारी दुश्मनी ने मेरी जान ले ली। ये कहते ही उसकी सांसें थम गईं। रोमियो स्तब्ध रह गया। उसका सबसे प्यारा दोस्त उसकी आंखों के सामने मर गया था। टायबाल्ट की मौत। अब रोमियो के दिल में आग जल उठी। मैंने सोचा था कि प्रेम से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरे दोस्त की जान ले ली, टायबाल्ट। अब तलवार से जवाब दूंगा। रोमियो ने तलवार उठाई और टायबाल्ट पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। रोमियो ने गुस्से में एक वार किया, जो सीधा टायबाल्ट के सीने में लगा। टायबाल्ट जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। भीड़ में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि अब हालात और बिगड़ जाएंगे। राजकुमार का आदेश। शहर के सिपाही और राजकुमार एस्कलस वहां पहुंचे। उन्होंने हालात देखकर गुस्से में आदेश दिया, रोमियो ने टायबाल्ट को मारा है। लेकिन चूंकि पहले टायबाल्ट ने मर्क्यूजियो की जान ली थी, इसलिए रोमियो को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन उसे तुरंत वेरोना से निर्वासित किया जाता है। अगर वह यहाँ फिर आया तो उसकी जान ले ली जाएगी। रोमियो भाग्य से जिंदा तो बच गया, लेकिन अब उसे अपने शहर, अपने परिवार और सबसे बढ़कर जूलियट से दूर जाना था। जूलियट का दर्द। जब ये खबर जूलियट तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। एक ओर उसका चचेरा भाई टायबाल्ट मर चुका था, दूसरी ओर उसका पति रोमियो निर्वासित कर दिया गया था। उसने अपनी नस से कहा, मेरे दिल में दो आंधियां चल रही हैं। मैं अपने भाई की मौत पर रोऊं या अपने प्रियतम के निर्वासन पर। लेकिन दिल ने जवाब दिया, रोमियो मेरा जीवन है। अगर वह नहीं रहा तो मेरे लिए सांस लेना भी बेकार है। अंतिम रात। रोमियो निर्वासन से पहले गुप्त रूप से कैपुलेट महल पहुंचा। उसने और जूलियट ने अपनी अंतिम रात एक दूसरे की बाहों में बिताई। दोनों जानते थे कि सुबह होते ही रोमियो को वेरोना छोड़ना होगा। जूलियट ने रोते हुए कहा, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? क्या हम फिर कभी मिलेंगे? रोमियो ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चाहे मैं हजारों मील दूर क्यों न जाऊं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ रोमियो वेरोना छोड़ गया। जूलियट खिड़की पर खड़ी उसकी परछाई को दूर जाते देखती रही। उसका दिल कह रहा था, ये जुदाई किसी बड़े तूफान का संकेत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
ओपन बुक अध्याय 4 समाप्त। रोमियो और जूलियट अमर प्रेम कथा। अध्याय 5 मजबूरी का रिश्ता और नींद की दवा। जूलियट की तन्हाई। रोमियो के निर्वासन के बाद जूलियट का जीवन जैसे अंधेरे में डूब गया था। दिन हो या रात, उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। उसकी खिड़की पर बैठकर उसे लगता कि अभी रोमियो आएगा और पुकारेगा जूलियट। लेकिन खाली आंगन और सूनी रातें उसकी तन्हाई का मजाक उड़ाती थीं। उसका दिल बार बार कहता, वह मेरा पति है, चाहे वह निर्वासित हो गया है, पर मेरी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। अगर वह नहीं है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कैपुलेट परिवार की योजना। इस बीच कैपुलेट परिवार ने सोचा कि जूलियट को इस गम से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसका विवाह। लॉर्ड कैपुलेट ने पेरिस से कहा, तुम्हारा रिश्ता हमारी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त है। टायबाल्ट की मौत से परिवार दुखी है, लेकिन अब हमें जूलियट का भविष्य सुरक्षित करना होगा। 3 दिन बाद जूलियट और तुम्हारा विवाह होगा। पेरिस खुशी से झूम उठा। वह हमेशा से जूलियट को चाहता था। जब जूलियट को ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। मैं कैसे किसी और से विवाह कर सकती हूँ, जब मैं पहले ही रोमियो की पत्नी बन चुकी हूँ। उसने अपनी माँ से विरोध किया, लेकिन लेडी कैपुलेट ने कठोर स्वर में कहा, यह विवाह परिवार की इज्जत का सवाल है। तुमसे कोई राय नहीं पूछी गई। तुम तैयार रहो। जूलियट ने पिता से भी गुहार की, लेकिन लॉर्ड कैपुलेट का क्रोध और भी भयानक था। अगर तुमने यह विवाह नहीं किया, तो समझ लो तुम हमारी बेटी नहीं हो। या तो पेरिस से शादी करो या घर से निकल जाओ। जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। नस का बदला हुआ दिल। जूलियट ने अपनी नस से मदद मांगी, लेकिन नस ने, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी साथी थी, उसे सलाह दी, पेरिस एक अच्छा वर है। रोमियो निर्वासित हो चुका है। तुम उसे भूल जाओ और पेरिस से शादी कर लो। जूलियट को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई। जिसे वह अपना सबसे करीबी समझती थी, वही अब उसे छोड़ चुका था। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह सिर्फ अपने दिल की सुनेगी, किसी की नहीं। फादर लॉरेंस के पास। हताशा और आंसुओं में डूबी जूलियट सीधा फादर लॉरेंस के चैपल पहुंची। उसके चेहरे पर निराशा और आंखों में पागलपन झलक रहा था। पिताजी, वह रोते हुए बोली, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं यहीं आपके सामने अपनी जान ले लूंगी। मैं किसी भी हाल में पेरिस से विवाह नहीं करूंगी। मेरा जीवन सिर्फ रोमियो का है। फादर लॉरेंस ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटी, आत्महत्या समाधान नहीं है। बैठो, मुझे सोचने दो। अगर हम बुद्धि से काम लें तो कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सच्ची हिम्मत दिखा सको तो मेरे पास एक योजना है। ये खतरनाक है, लेकिन यही तुम्हें पेरिस से विवाह से बचा सकती है। जूलियट ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे किसी भी खतरे से डर नहीं। चाहे मुझे जहर पीना पड़े, चाहे मौत का सामना करना पड़े, बस मुझे रोमियो के साथ मिलाइए। नींद की दवा। फादर लॉरेंस ने एक छोटी शीशी निकाली। उसमें हल्का पारदर्शी तरल था। उन्होंने कहा, यह कोई जहर नहीं है। यह एक दवा है जो तुम्हें गहरी नींद में डाल देगी। जब तुम इसे पियोगी तो ऐसा लगेगा कि तुम मर चुकी हो। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, सांसें थम जाएंगी, धड़कन भी महसूस नहीं होगी। लोग समझेंगे कि तुम मर गई हो। जूलियट ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कैपुलेट के मकबरे में रख देंगे, लेकिन सच्चाई ये होगी कि तुम गहरी नींद में होगी। ये नींद लगभग 42 घंटे तक चलेगी। इस बीच में रोमियो को संदेश भेज दूंगा कि वह तुम्हें मकबरे से उठा ले और फिर तुम दोनों हमेशा के लिए वेरोना से दूर चले जाओ। जूलियट के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। ये दवा मुझे दे दीजिए, पिताजी। मैं इस योजना को पूरा करूंगी। फादर लॉरेंस ने शीशी उसके हाथ में थमा दी। याद रखो, जूलियट, यह एक कठिन रास्ता है। अगर जरा सी चूक हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो ये योजना सफल होगी। जूलियट का साहस। जूलियट ने शीशी को कसकर थामा और मन ही मन कहा, ओह रोमियो, हमारे मिलन के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
ये दवा मुझे तुम तक पहुंचाएगी। जब वह महल लौटी तो परिवार वाले विवाह की तैयारी में व्यस्त थे। हर कोने में सजावट, संगीत और भोज की योजना हो रही थी। लेकिन जूलियट का दिल किसी और ही तैयारी में था, मौत की झूठी तैयारी। रात को जब सब सो गए, जूलियट अपने कमरे में अकेली थी। उसने शीशी को हाथ में लिया और घबराकर बोली, क्या हो अगर यह सचमुच जहर हो? क्या हो अगर मैं हमेशा के लिए मर जाऊं? क्या हो अगर नींद में मैं जाग न सकूं? उसके दिल में डर उठ रहा था, लेकिन फिर उसने रोमियो का चेहरा याद किया। उसकी आंखों में प्रेम, उसकी बाहों का स्पर्श, उसका वादा, हम साथ रहेंगे। जूलियट ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो यह मौत मीठी होगी, क्योंकि यह मुझे रोमियो के करीब ले जाएगी। उसने दवा पी ली। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर भारी होने लगा, आंखें बोझिल हो गईं और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी पवित्र नींद में सो गई हो। सुबह का मातम। अगली सुबह नर्स कमरे में आई और जूलियट को पुकारा, बेटी उठो, तुम्हारी शादी का दिन है। लेकिन जूलियट हिली भी नहीं। नर्स ने उसका चेहरा छुआ, वह ठंडी हो चुकी थी। नर्स चीख पड़ी, ओह, हमारी जूलियट मर गई। पूरे महल में मातम छा गया। लेडी कैपुलेट रो रोकर बेहाल हो गईं। लॉर्ड कैपुलेट जमीन पर बैठकर अपने बाल नोचने लगे। पेरिस भी सदमे में था, उसकी दुल्हन अब कभी उसकी नहीं हो सकती थी। विवाह के गीत मातम में बदल गए। सजावट उतार दी गई, संगीत रुक गया और उसी दिन जूलियट को कैपुलेट मकबरे में ले जाया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था यह मौत नहीं थी, बल्कि नींद थी। ओपन बुक अध्याय 5 समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोमियो और जूलियट अमर प्रेम कथा। अध्याय 6 मौत की बाहों में मिलन। संदेश का खो जाना। फादर लॉरेंस ने तुरंत अपने एक विश्वसनीय भिक्षु फ्रायर जॉन को रोमियो के पास मंटुआ भेजा। उसने उसे समझाया, ये बहुत जरूरी है कि रोमियो को ये संदेश पहुंचे, जूलियट सचमुच मरी नहीं है, बल्कि नींद की दवा के असर में है। 3 दिन बाद वह जागेगी और तब रोमियो उसे लेकर वेरोना से दूर चला जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में महामारी फैलने के डर से शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। फ्रायर जॉन को वहीं रोक लिया गया। संदेश रोमियो तक पहुंच ही नहीं पाया। झूठी खबर। इस बीच वेरोना से रोमियो के एक सेवक बल्थासार भागते हुए मंटुआ पहुंचा। उसने रोमियो को हाँफते हुए बताया, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेडी जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उन्हें परिवार ने मकबरे में दफना दिया है। ये सुनते ही रोमियो के होश उड़ गए। क्या कह रहे हो तुम? जूलियट मर गई। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। ओह, किस्मत ने मेरे साथ यह कैसा खेल खेला। मैंने सोचा था कि हमारा मिलन होगा, लेकिन अब वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। रोमियो ने रोते हुए कसम खाई, अगर वो मर चुकी है तो मैं उसके बिना कैसे जी सकता हूँ। मैं उसकी कब्र पर जाऊंगा और वहीं उसके साथ मृत्यु को गले लगाऊंगा। जहर की तैयारी। रोमियो सीधा एक औषधि विक्रेता के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे सबसे ताकतवर जहर चाहिए, ऐसा जहर जो एक ही पल में इंसान की जान ले ले। विक्रेता ने डरते हुए कहा, ऐसा जहर देना कानून के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम इतने जिद्दी हो तो ये लो। रोमियो ने अपनी अंगूठी उतारी और बदले में जहर ले लिया। जूलियट, मैं आ रहा हूँ। मौत की गोद में भी हम साथ रहेंगे। मकबरे का दृश्य। वेरोना में रात का अंधेरा छाया हुआ था। कैपुलेट मकबरे में जूलियट सफेद कफन में लेटी थी। उसके चेहरे पर गहरी नींद की शांति थी, लेकिन सबको लगता था कि वह मर चुकी है। रोमियो वहां पहुंचा। उसने मशाल जलाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं। ओह जूलियट, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मौत ने भी तुम्हारी सुंदरता को नहीं छुआ। तुम्हारे होंठ अब भी गुलाब जैसे लाल हैं। शायद मौत भी तुम्हें छूने से डरती है। वह झुककर उसके चेहरे को देखता रहा, उसकी हथेली थाम ली। काश मैं तुम्हें अभी जगा पाता, लेकिन अब देर हो चुकी है। मेरा दिल अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पेरिस का आगमन।
अचानक मकबरे के दरवाजे पर आहट हुई। ये पेरिस था। वो अपनी मंगेतर के शव को देखने आया था, लेकिन जब उसने रोमियो को देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। अरे तुम मॉन्टेग्यू, तुमने मेरे रिश्तेदार टायाबाल्ट को मारा और अब मेरी मंगेतर की कब्र के पास खड़े हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेरिस ने तलवार खींच ली। रोमियो ने समझाने की कोशिश की। पेरिस, मुझसे झगड़ा मत करो। मैं पहले ही टूटा हुआ हूँ। मेरी मौत तय है। मुझे जूलियट से विदा लेने दो। लेकिन पेरिस ने हमला कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। दुख और थकान से टूटा रोमियो भीषण संघर्ष के बाद पेरिस को घायल कर देता है। मरते वक्त पेरिस ने कराहते हुए कहा, मुझे जूलियट के पास रख दो। रोमियो ने उसे मकबरे में ले जाकर जूलियट के पास लिटा दिया। शांति से सो मेरे प्रतिद्वंद्वी, हम सब इसी प्रेम की आग में जल रहे हैं। रोमियो का अंतिम वचन। अब रोमियो जूलियट के पास बैठ गया। उसने उसकी ठंडी हथेली को अपने गाल से लगाया। मेरे प्यार, मेरे दिल, अब और जुदाई नहीं। तुम मर चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। यही है हमारा मिलन। उसने जहर की शीशी निकाली। ओह, ये है मेरी राहत। यही है मेरा अंतिम साथी। जूलियट, मैं आ रहा हूँ। उसने एक ही घूंट में सारा जहर पी लिया। शरीर कांपा, आंखें भारी हुईं। उसने जूलियट के होठों को आखिरी बार चूमा और कहा, इस चुंबन के साथ मैं मरता हूँ। रोमियो जूलियट के पास गिर पड़ा, सदैव के लिए सो गया। जूलियट का जागना। कुछ देर बाद फादर लॉरेंस मकबरे पहुंचे। उनके साथ मशाल थी। उन्होंने देखा रोमियो और पेरिस दोनों मृत पड़े हैं। और तभी जूलियट की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो उठकर बोली, पिताजी, क्या रोमियो आ गया? वो कहाँ है? फादर लॉरेंस का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, रोमियो यहाँ है, लेकिन जूलियट ने नीचे देखा। रोमियो उसके पास निढाल पड़ा था। उसके हाथ में खाली शीशी थी। उसका दिल चीख उठा। ओह नहीं, रोमियो, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मैं अभी अभी जागी हूँ। फादर लॉरेंस ने कहा, आओ बेटी, चलो यहाँ से निकलें। लोग आने ही वाले हैं। हमें भागना होगा। लेकिन जूलियट ने उसकी बात नहीं सुनी। नहीं पिताजी, मेरा जीवन अब यही है। रोमियो के बिना मैं नहीं जी सकती। अंतिम बलिदान। जूलियट ने रोमियो के होठों को चूमा। शायद कुछ जहर अभी भी बचा हो, शायद मैं भी मर जाऊं। लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र रोमियो की तलवार पर पड़ी। उसने उसे उठाया और कहा, ओह मेरे प्रिय रोमियो, ये तलवार तुम्हारी थी, अब मेरी होगी। मुझे अपने दिल तक पहुंचने दो। उसने तलवार अपने सीने में भोंक ली। ये रहा मेरा अंत। रोमियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसके सीने पर गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। त्रासदी का अंत। कुछ देर बाद भीड़ मकबरे में पहुंची। कैपुलेट, मॉन्टेग्यू, पेरिस का परिवार और वेरोना का राजकुमार। उन्होंने ये भयावह दृश्य देखा, रोमियो और जूलियट एक दूसरे के पास मृत पड़े हुए। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, देख लो, नफरत ने इन मासूम प्रेमियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। कैपुलेट और मॉन्टेग्यू परिवार रोते हुए एक दूसरे के गले लगे। उन्होंने कसम खाई कि अब दुश्मनी खत्म करेंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह समझौता बहुत देर से हुआ, क्योंकि दो निर्मल आत्माएं मौत की बलि चढ़ चुकी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक अध्याय 6 समाप्त। ये है रोमियो और जूलियट अध्याय 7 एपिलॉग। रोमियो और जूलियट अमर प्रेम कथा। अध्याय 7 अमर प्रेम और शांति का वचन। त्रासदी की गूंज। कैपुलेट मकबरे में जब दोनों परिवार और नगर के लोग इकट्ठा हुए तो हर ओर सन्नाटा छा गया। मशालों की रोशनी में सफ़ेद संगमरमर पर रोमियो और जूलियट की निश्चल देहें लेटी थीं। दोनों के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे मौत ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए मिला दिया हो। लेडी कैपुलेट अपनी बेटी के शव पर झुककर रो रही थीं। ओह जूलियट, मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं तुझे अपनी जिद और सख्ती से क्यों नहीं बचा पाई? मैंने तेरे दिल की बात क्यों नहीं सुनी? वहीं लॉर्ड मॉन्टेग्यू भी टूटे स्वर में बोले, आज सुबह ही मुझे खबर मिली कि मेरी पत्नी,
रोमियो की माँ बेटे के निर्वासन के गम में चल बसी। और अब मेरा बेटा भी। उनकी आवाज आंसुओं में डूब गई। राजकुमार का न्याय। वेरोना के राजकुमार एस्कलस ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में भी आंसू थे। ये त्रासदी हमें एक कड़वा सबक देती है। जिन परिवारों की दुश्मनी ने शहर को बरसों तक खून से भरा, उसी नफरत ने आज इन मासूम प्रेमियों को मौत के घाट उतारा। देखो, वे मरकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वे धीरे से झुककर रोमियो और जूलियट की हथेलियों को मिलाते हैं। अब उनकी आत्माएं एक हो चुकी हैं। लेकिन हम जीवित लोग क्या करेंगे? क्या हम अपनी नफरत पर कायम रहेंगे या इसे यहीं खत्म करेंगे? परिवारों का पश्चाताप। लॉर्ड कैपुलेट रोते हुए आगे आए और मॉन्टेग्यू का हाथ पकड़कर बोले, भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमारी दुश्मनी ने हमारी बेटी को निगल लिया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लिया। और मेरी दुश्मनी ने मेरे बेटे की जान ले ली। अब हम इस खून खराबे को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। दोनों परिवारों ने सबके सामने शांति का वचन लिया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने कहा, जूलियट की याद में मैं एक सुनहरी मूर्ति बनवाऊंगा, ताकि वेरोना की हर गली ये देखे कि वह कितनी शुद्ध और निडर आत्मा थी। लॉर्ड कैपुलेट ने भी जवाब दिया, और मैं रोमियो की मूर्ति बनवाऊंगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां समझें कि प्रेम किसी भी दुश्मनी से बड़ा होता है। जनता की प्रतिक्रिया। वेरोना के लोग फूट फूट कर रो रहे थे। किसी ने कहा, कितना दुखद है। अगर परिवार पहले ही दुश्मनी छोड़ देते तो ये प्रेम अमर होते हुए भी इतना दर्दनाक अंत न पाता। दूसरे ने कहा, ये दोनों मौत से नहीं हारे, बल्कि नफरत से हारे। लेकिन इनका प्रेम अब अमर हो गया है। फादर लॉरेंस का अपराधबोध। फादर लॉरेंस आगे आए और उन्होंने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। कैसे उन्होंने गुप्त विवाह कराया, कैसे नींद की दवा दी, और कैसे संदेश रोमियो तक नहीं पहुंच पाया। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर मेरी योजना विफल न होती तो शायद ये दोनों जीवित होते। यह मेरी गलती है। लेकिन राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, नहीं फादर, दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, दोष है उन नफरतों का जो बरसों से शहर में फैली थीं। तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अमर प्रेम। सूरज की पहली किरण मकबरे में पहुंची। उसकी सुनहरी रोशनी रोमियो और जूलियट के चेहरे पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। राजकुमार ने अंतिम घोषणा की, आज से मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के बीच दुश्मनी खत्म है। यह नगर हमेशा इन प्रेमियों को याद रखेगा, जिन्होंने हमें शांति का सबक सिखाया। उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। लोगों ने झुककर रोमियो और जूलियट को प्रणाम किया। आखिरी दृश्य। रोमियो और जूलियट की देहों को साथ साथ रखा गया। उनके हाथ अब भी एक दूसरे की उंगलियों में गुंथे थे। ये दृश्य मानो कह रहा था, प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन आत्माएं सदा एक रहती हैं। समय के साथ उनकी कब्र पर फूलों का सागर उमड़ने लगा। हर प्रेमी प्रेमिका वहां आकर प्रण करता, हम तुम्हारे प्रेम की तरह सच्चे रहेंगे। वेरोना के आसमान में उनकी कहानी अमर हो गई। और आज भी, जब भी कोई सच्चा प्रेम करता है, तो रोमियो और जूलियट की याद जरूर आती है। उपसंहार। कहानी का सबक। ये कथा हमें सिखाती है कि नफरत और अहंकार सिर्फ विनाश लाते हैं। प्रेम सबसे शुद्ध और ताकतवर भावना है। अगर परिवार और समाज समझदारी दिखाएं, तो प्रेम जीवन को रोशन करता है। लेकिन अगर अड़ियलपन और नफरत हावी हो जाए, तो वही प्रेम त्रासदी बन जाता है। रोमियो और जूलियट की कहानी अंत भले ही दुखद है, लेकिन उनका प्रेम आज भी अमर है, हर दिल में, हर युग में। ओपन बुक अध्याय 7 समाप्त। संपूर्ण कथा पूर्ण हुई।